नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल एमिनेक्स स्टडीज़ पर। मैं विपिन अग्रवाल जुड़ा हुआ हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के जरिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम पुरानी क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज में हमने कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया। रॉबर्ट हुक की खोज के बाद में हमने ये देखा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो उपस्थित कोशिका थी या जिसकी उत्पत्ति हुई वह एक जीवाणु कोशिका थी। जीवाणु कोशिका के जरिए हमने प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताया। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक के बाद हमने एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय से हम बात करते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो हेडिंग डालिए आप सभी, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है और इससे किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ हम डाल देते हैं पादप कोशिका तथा दूसरी तरफ हम लिख देते हैं जंतु कोशिका या एनिमल सेल। प्लांट सेल। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जितना ज़्यादा हम डायग्राम का उपयोग करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर वह नॉलेज, वह जो टॉपिक है अच्छी तरीके से दिमाग में चला जाता है। तो एक बार हम प्लांट सेल का डायग्राम बना के देख लेते हैं। देखिए, प्लांट सेल के अंदर द्विस्तरीय कोशिका झिल्ली के साथ साथ बाह्य कठोर सुरक्षात्मक आवरण भी पाया जाता है। यह सुरक्षात्मक आवरण प्लांट सेल को या एक पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी वातावरण से, जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने, प्लांट सेल या पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो उपस्थित होती ही है, साथ में सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल से सुरक्षित प्लांट सेल के अंदर द्विस्तरीय कोशिका झिल्ली की परत भी पाई जाती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में कोशिका का कंट्रोलर या डायरेक्टर केंद्रक भी उपस्थित होता है, तथा यह केंद्रक पादप कोशिका के अंदर परिधि की ओर उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? परिधि की ओर उपस्थित होता है। प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो कोशिका में परिधि की ओर स्थित होता है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है कि प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका का अधिकांश भाग घेरे हुए एक बड़ी संरचना पाई जाती है, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका, या इसे रसधानी भी कहा जाता है, या इसे रसधानी भी कहा जाता है। अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे वैक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल। क्या कार्य है रिक्तिका का? रिक्तिका के अंदर पादप कोशिका के जो खनिज लवण वाले पार्ट होते हैं, मृत या डेड सेल्स होती हैं, तथा अन्य पदार्थ स्टोर रहते हैं। रिक्तिका से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका में उपस्थित भरे हुए रस को या पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोशिका रस या सेल सेप। ध्यान दीजिए मित्रों, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपसे पूछा जाएगा रिक्तिका में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? सेल सेप या कोशिका रस। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर अतिरिक्त भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं जंतु कोशिका की ओर और इसे भी एक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका के समान कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पर एक द्विसंरचना युक्त या डबल लेयर वाली कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं
वो छोटी छोटी होती हैं। रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? छोटी छोटी। रिक्तिकाएं छोटी छोटी होने के कारण जो केंद्रक होता है वह भी कहाँ पर स्थित होता है? ठीक मध्य में, कोशिका के ठीक मध्य में, क्योंकि अब यहाँ पर रिक्तिका जो है वो छोटी छोटी हो गई है, इसीलिए केंद्रक कहाँ शिफ्ट हो गया है? कोशिका के ठीक मध्य में। इसी केंद्रक के अंदर कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ भी स्टोर रहता है डीएनए के रूप में। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जंतु कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पादप कोशिका के समान बाहरी सुरक्षात्मक परत कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसीलिए जो जंतु कोशिका होती है वो पादप कोशिका के समान कठोर नहीं होती। कैसी होती है? लचीली होती है, या कैसी होती है? पतली होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर एक जाल बना हुआ होता है जो ईआर से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? ईआर से निर्मित होता है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो अन्य कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिका इत्यादि भी उपस्थित होते हैं। मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों कोशिकाओं के बीच, इसे हम जान लेते हैं। मेजर डिफरेंस अगर हम देखें तो डायग्राम की मदद से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में तो कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और यह कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसके कारण पादप कोशिका अपनी रक्षा कर सकती है बाहरी आघातों से, धूप से, सर्दी से तथा वृहद अणुओं से। अगर हम जंतु कोशिका की ओर देखें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोशिका भित्ति का आवरण उपस्थित नहीं होता। इसके अलावा पादप कोशिका में सबसे ज़्यादा लगभग 90% भाग घेरे हुए एक बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है, और रिक्तिका के अंदर भरे हुए रस को हम क्या कहते हैं? सेल सेप या कोशिका रस कहते हैं। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कोशिका के ठीक मध्य में स्थित होता है, तथा यहाँ पर कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। तो अब आपको पादप एवं जंतु कोशिका में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। प्रश्न यहाँ पर किस किस प्रकार के पूछे जाएंगे? आपसे पूछा जाएगा जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका के ठीक मध्य में। पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? परिधि की ओर। पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? परिधि की ओर। जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? मध्य में। तथा रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? पादप कोशिका का अधिकांश भाग घेरे हुए रहती हैं, तथा इसमें उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है? सेल सेप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं वह सामान्यतः कैसी होती हैं? तर्कुरूपी होती हैं। कैसी होती हैं? तर्कुरूपी होती हैं, तथा बाहर सुरक्षात्मक परत के रूप में सेल वॉल उपस्थित होने के कारण यह कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में किसी भी प्रकार से कोई भी सुरक्षात्मक परत बाहर उपस्थित नहीं है कोशिका झिल्ली के अलावा, इसीलिए यह कोशिकाएं ज़्यादातर गोल होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं, या फिर रेखीय प्रकार की होती हैं। तथा कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होने के कारण जंतु कोशिकाएं कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, या सामान्य होती हैं। कैसी होती हैं? सामान्य प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में किस किस कोशिकांग की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है? तो जंतु कोशिका के समान ही लगभग सभी कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उच्च स्तरीय पादपों की बात करें, जैसे हम बात करें आपके सामने टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म की, तो इन सभी के अंदर तारकाय उपस्थित होता है। लेकिन निम्नतर पादपों में तारकाय उपस्थित नहीं होता। या फिर हम बात करें लाइसोसोम की, तो पादप कोशिका में सामान्यतः लाइसोसोम की एब्सेंसी पाई जाती है, अनुपस्थिति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो लाइसोसोम है वह उपस्थित होता है। हमारा जो टॉपिक था पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। आप सभी के सामने मैंने डायग्राम बना लिए हैं। इन सभी डायग्राम्स को नोट करके आप इसके द्वारा आप आराम से डिफाइन कर सकते हो पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना की। तो कोशिका की संरचना में
हम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव तथा पादप एवं जंतु कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब बारी आती है, नंबर आता है कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन या इसे बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या जैव झिल्ली, कोशिका झिल्ली या जैव झिल्ली। कोशिका झिल्ली को या बायो मेम्ब्रेन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, बोर्ड पर देखिए आप, कोशिका का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, सेंटर में मैंने केंद्रक बना दिया है तथा बाहर की जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली, तथा केंद्रक को घेरे हुए जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी? केंद्रक झिल्ली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन सभी जीवों में, चाहे हम बात करें प्रोकैरियोटिक की या हम बात करें यूकैरियोटिक की, सेल मेम्ब्रेन सभी जीवों में एक समान रूप से उपस्थित होती है। यह प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक सभी जीवों में एक समान रूप से पाई जाती है, इसीलिए इसे जैव झिल्ली कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक सभी जीवों में एक समान रूप से पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक सभी जीवों में एक समान रूप से उपस्थित होती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को जैव झिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म जो आपकी कोशिका झिल्ली से पूछी जाती है वह यह है कि कोशिका झिल्ली या जैव झिल्ली सामान्यतः किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है कि सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन सामान्यतः किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन या जैव झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से। लिपिड व प्रोटीन से, लिपिड व प्रोटीन से बनी हुई होने के कारण हम इसे सामान्य नाम लाइपोप्रोटीन से बनी हुई झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन से बनी हुई झिल्ली। यहाँ पर लाइपो शब्द लिपिड के लिए लिया हुआ है, तो हम समझ सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइपोप्रोटीन से बनी हुई झिल्ली जीवों में क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन में मुख्यतः उत्पाद क्या क्या होते हैं? लिपिड व प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है। क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस ऑप्शन को भी आप ध्यान से समझते हुए चलना। अगर ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाए आपसे कि कोशिका झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, अगर ऑप्शन में लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ एक अलग ऑप्शन आपको कार्बोहाइड्रेट भी दिखाई दे लिपिड और प्रोटीन के साथ, तो आपको किसे टिक करना है? लिपिड, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को। जैव झिल्ली की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि यह प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक सभी जीवों में एक समान रूप से उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसे लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली की खोज, कोशिका झिल्ली की खोज किसके द्वारा की गई? नेक्स्ट देखिए टर्म आपसे पूछा था, कोशिका झिल्ली की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका झिल्ली की खोज की गई कार्ल नगेली, कार्ल नगेली व सी क्रेमर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल नगेली व सी क्रेमर। कोशिका झिल्ली की खोज को अगर हमें ट्रिक से याद करना हो तो आप केवल इनके इनिशियल लेटर याद कर लीजिए, सी और सेल मेम्ब्रेन का भी सी। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय सी मीन्स कार्ल नगेली, अगेन सी क्रेमर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय कार्ल नगेली एंड सी क्रेमर। तो कोशिका झिल्ली की खोज किसके द्वारा की गई? सी क्रेमर व कार्ल नगेली के द्वारा। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ से पूछी जाती है, अक्सर स्टूडेंट्स इस टर्म को भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते या इसके बारे में पता नहीं कर पाते। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की खोज, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की जब खोज की गई तो इसका अध्ययन किस कोशिका पर किया गया? अर्थात
कोशिका झिल्ली या जैव झिल्ली की जो संरचना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस कोशिका का उपयोग किया गया, तो वह कोशिका है आरबीसी सेल। कौन सी कोशिका है? आरबीसी सेल। और अगर हम इसे और ज़्यादा स्पेसिफिक करके बोले तो हम कह सकते हैं मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी या परिपक्व लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस्कल या लाल रक्त कोशिका। मनुष्य में रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? आरबीसी सेल कहलाती है। आरबीसी सेल का निर्माण मनुष्य के अंदर किसके द्वारा होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है? बोन मेरो से, अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा से जब बोन मेरो का निर्माण होता है, तब जब इसका इनिशियल फेज होता है, जब इसका सबसे पहले निर्माण होता है, तो यह केंद्रक युक्त होती है। आरबीसी कैसी होती है निर्माण अवस्था के समय? केंद्रक युक्त, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी का जीवन काल आगे चलता जाता है तो इसके अंदर से यह जो केंद्रक है यह क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आरबीसी कोशिका कैसी हो जाती है? अंदर से खोखली हो जाती है, तथा केंद्रक के साथ साथ बाद में जो अन्य कोशिकाएं हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जब कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया तो उन्होंने सबसे पहले किस कोशिका का उपयोग किया इसके अध्ययन के लिए? आरबीसी कोशिका का, मैच्योर आरबीसी का। क्योंकि मैच्योर आरबीसी केवल कैसी हो जाती है? कोशिका झिल्ली से बनी हुई एक कोशिकांग के रूप में, एक कोशिका के रूप में। इसलिए सबसे पहले कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए किस कोशिका का उपयोग किया गया? आरबीसी कोशिका का उपयोग किया गया। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ मॉडल भी प्रस्तुत किए गए। सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए जो मॉडल दिए गए वो कौन कौन से थे? पहला मॉडल था जो सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए दिया गया वह था सैंडविच मॉडल। कौन सा था? सैंडविच मॉडल। ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए शुरुआत में जो मॉडल दिए गए वो कौन कौन से थे? पहला था सैंडविच मॉडल, सैंडविच, या इसे ट्राइलेमेलर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइलेमेलर मॉडल, या हम अगर इसे हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं? त्रिस्तरीय मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल या प्रारूप। देखिए, सैंडविच आप सभी जानते हैं किससे बनता है? दो ब्रेड से। किससे बनता है? दो ब्रेड से। और जब सैंडविच का निर्माण किया जाता है तो दो ब्रेड के बीच में आलू मसाला की जो पेटीज होती है या जो भी आप काम में लेते हैं, इन दो ब्रेड के बीच में लगाने के लिए उस मिश्रण को इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है। और अगर हम लेयर्स को देखें तो हमारे पास में 3 लेयर निकल कर आती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दो ब्रेड के बीच में आलू मसाला, आलू पेटीज की लेयर, इसे ही हम क्या कहते हैं? सैंडविच। तो कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए शुरुआत में वैज्ञानिकों ने जो कोशिका झिल्ली की जो संरचना थी वो किस प्रकार की बताई? एक सैंडविच के समान। किस प्रकार की? सैंडविच के समान। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन के स्तरों, वह लिपिड के स्तरों के मध्य व्यवस्थित होती है। किसके मध्य पर व्यवस्थित होती है? लिपिड के स्तरों के मध्य व्यवस्थित होती है, जहाँ पर प्रोटीन के स्तर उपस्थित होते हैं। वैज्ञानिकों ने सैंडविच मॉडल की संरचना किस प्रकार की बताई कि लिपिड की 2 लेयर्स के मध्य, किसकी लेयर्स के मध्य? लिपिड की 2 लेयर्स के मध्य प्रोटीन की लेयर उपस्थित होती है, प्रोटीन की लेयर उपस्थित होती है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा शुरुआती चरणों में कोशिका झिल्ली की संरचना बताई गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड के 2 स्तरों के मध्य प्रोटीन के एक स्तर के जमे होने से बनती है, जहाँ पर प्रोटीन का जो स्तर होता है वह एम्फीपैथिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फीपैथिक कहलाता है। इसका अर्थ होता है कि जो प्रोटीन का जो सिरा है, प्रोटीन का जो हेड पार्ट है वो लिपिड वाले लेयर से जुड़ा हुआ रहता है तथा पूंछ वाला हिस्सा उससे अलग होता है। लिपिड के स्तर से जुड़े हुए पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड या जल स्नेही सिरा। क्या कहते हैं?
जल स्नेही सिरा, तथा वह प्रोटीन का सिरा जो लिपिड की लेयर से अलग होता है या पूंछ वाला भाग, वह क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफोबिक हेड या जल विरागी सिरा, या जल विरागी सिरा। देखिए, कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए शुरुआत में जो मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल, वह किस प्रकार का था? ट्राइलेमेलर मॉडल था, त्रिस्तरीय प्रारूप का मॉडल था, 3 स्तरों से बना हुआ मॉडल था, जिसमें कहा गया कि कोशिका झिल्ली लिपिड के 2 स्तरों के मध्य प्रोटीन के एक स्तर के जमे होने से बनती है, जहां पर प्रोटीन का वह सिरा जो लिपिड के स्तर से जुड़ा हुआ है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोफोलिक हेड कहलाता है, या इसे जल स्नेही सिरा कहते हैं, तथा वह सिरा जो लिपिड के स्तर से अलग होता है वह क्या कहलाता है? जल विरागी सिरा कहलाता है। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ से पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया, किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया? जो सैंडविच मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया? डेवसन व डेनियल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डेवसन व डेनियल के द्वारा दिया गया। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन में जो शुरुआती मॉडल था सैंडविच मॉडल, वो किसके द्वारा दिया गया? डेवसन व डेनियल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉडल जो है उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेकंड जो मॉडल जो कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन में दिया गया उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, हिंदी में हम इसे इकाई कला प्रारूप कहते हैं। इकाई कला प्रारूप। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ से पूछी जाती है, अक्सर यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्टसन के द्वारा। अब नेक्स्ट टर्म जो यहाँ से पूछा जाएगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल संरचना की दृष्टि से कैसा होता है, तो अभी हमने सैंडविच मॉडल पढ़ा है डेवसन व डेनियल के द्वारा। क्या कहा था उन्होंने कि लिपिड के 2 स्तरों के मध्य प्रोटीन का एक स्तर उपस्थित होता है और इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी सैंडविच मॉडल की संरचना को ही लिया गया था। इसे इसी प्रकार से बताया गया था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड के 2 स्तरों के मध्य एक प्रोटीन के स्तर के जमा होने से होता है। लेकिन सैंडविच मॉडल व यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये दोनों ही कोशिका झिल्ली की संरचना को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए इन दोनों मॉडल्स को अमान्य करार कर दिया गया। इन्हें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को तथा सैंडविच मॉडल को कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए क्या घोषित कर दिया गया? अमान्य करार कर दिया गया। इसके बाद में तीसरा मॉडल जो कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए सर्वमान्य है या अभी आधुनिक समय में दिया गया है, वह कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है इसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसे द्रव्य कला प्रारूप भी कहा जाता है। द्रव्य कला प्रारूप भी कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली की अध्ययन के संदर्भ में दिया गया सबसे आधुनिक मॉडल है और यह मॉडल दिया गया है सिंगर व निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगर व निकोलसन के द्वारा। सिंगर व निकोलसन ने इस मॉडल के द्वारा कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन होता है वह किसी लेयर के बीच में व्यवस्थित नहीं होता, बल्कि प्रोटीन कोशिका झिल्ली में समय जगह जगह पर एक एक स्थान के बीच में धसा हुआ रहता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, आप सभी ने समुद्र देखा है। समुद्र के अंदर किस प्रकार से जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिमखंड होते हैं, हिम के टुकड़े होते हैं, वो तैरते हुए रहते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह एक लिपिड की लेयर है। समुद्र को हमने क्या माना है? लिपिड की लेयर। और लिपिड की लेयर के बीच में बर्फ के टुकड़े, ग्लेशियर के टुकड़े तैर रहे हैं। तो जो ग्लेशियर के टुकड़े होते हैं कुछ पानी के अंदर होते हैं और कुछ हिस्सा बाहर की ओर होता है। उसी प्रकार से इस मॉडल के अनुसार भी कोशिका झिल्ली किस प्रकार से बनी हुई होती है कि कोशिका झिल्ली में जो लिपिड की लेयर होती है उस लिपिड की लेयर के बीच बीच में प्रोटीन के जो टुकड़े होते हैं वो धसे हुए
रहते हैं। इस प्रकार से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बताया गया और कहा गया कि जिस प्रकार से समुद्र में बर्फीले टुकड़े तैरते रहते हैं, उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली में भी लिपिड के लेयर के बीच में प्रोटीन के टुकड़े धसे हुए रहते हैं। और इस मॉडल को कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए वर्तमान में कार्य में लिया जाता है तथा इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वह दो गुण प्रदर्शित करती है, जिसे अर्धपारगम्यता व चयनात्मकता कहा जाता है। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से आप याद कर लें, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से अक्सर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण गुण है अर्धपारगम्यता। कौन सा है? पहला अर्धपारगम्यता। अर्धपारगम्यता क्या होती है? कोशिका झिल्ली के अंदर निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीएनए, आरएनए इत्यादि तथा कोशिका झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले उत्पाद जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, ग्लूकोज के अणु, तो यह जो अणु है कोशिका झिल्ली के अंदर आ सकें तथा कोशिका के अंदर बनने वाले जो उत्पाद हैं वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर जा सकें। तो कोशिका झिल्ली के अंदर इन अणुओं के परिवहन के लिए गुण पाया जाता है जिसे अर्धपारगम्यता कहते हैं। इस गुण के अनुसार कोशिका झिल्ली जो है वो सेलेक्टेड या फिर कुछ अणुओं को ही अंदर आने देती है एवं कुछ अणुओं को ही बाहर जाने देती है। इसे ही क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्यता कहा जाता है, या इंग्लिश में हम इसे सेमी परमिएबल भी कहते हैं, सेमी परमिएबल। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं चयनात्मकता या सेलेक्टिविटी। इस गुण के अनुसार कोशिका झिल्ली से जो अणु अंदर एवं बाहर जाते हैं वह सेलेक्टेड होते हैं, चयनित होते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली केवल कुछ मात्रा में सेलेक्टेड अणुओं को ही अंदर आने देती है एवं सेलेक्टेड अणुओं को ही बाहर जाने देती है। तो इस प्रकार से इन दोनों गुणों को किसके द्वारा बताया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा बताया गया। और इन दोनों गुणों की व्याख्या करने के कारण हम वर्तमान समय में द्रव्य कला मॉडल को ही या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन में कार्य में लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म जो आपकी यहाँ से पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली में जो पदार्थों का परिवहन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो कोशिका झिल्ली में जो पदार्थों का परिवहन होता है, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का परिवहन निम्न प्रकार से होता है। पहला परिवहन कहलाता है सक्रिय परिवहन। क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या होता है? सक्रिय परिवहन क्या होता है? जब कोशिका झिल्ली से होकर कोई पदार्थ कोशिका झिल्ली से अंदर की तरफ आए, कोशिका में अंदर की तरफ आए या बाहर की तरफ जाए, तो उस समय कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित पदार्थ की सांद्रता कैसी है या कोशिका झिल्ली के बाहर उपस्थित जो पदार्थ है उसकी सांद्रता कैसी है, तो उस सांद्रता के अनुसार पदार्थों का जो परिवहन होता है वह सक्रिय परिवहन में गिना जाता है। कोशिका झिल्ली में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है? यह दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला कहलाता है सक्रिय परिवहन। क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन क्या होता है? कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से जब कोई पदार्थ बाहर की ओर आए या अंदर की ओर जाए तो इस समय सांद्रता जो होती है वह देखनी पड़ती है कि कोशिका के अंदर की सांद्रता क्या है या कोशिका के बाहर की जो सांद्रता है वह किस प्रकार की है। अगर पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आए, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, अगर पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आए तो यह परिवहन क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। कोशिका झिल्ली से होकर विभिन्न पदार्थ या कोई भी अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आए तो यह परिवहन
सक्रिय परिवहन कहलाता है, तथा इस परिवहन में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस परिवहन में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट परिवहन जो कोशिका झिल्ली के माध्यम से संपन्न होता है उसे हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। क्या कहते हैं? निष्क्रिय परिवहन। इस परिवहन में इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस परिवहन में अगर पदार्थ विभिन्न प्रकार के अणु या कोई भी मॉलिक्यूल कोशिका झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाए, कहाँ पे, कहाँ तक? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर कोशिका झिल्ली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का या अणुओं का परिवहन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय परिवहन कहते हैं, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तथा इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली में पदार्थों का परिवहन किन प्रकार से होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय परिवहन एवं निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पदार्थ या अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दीजिए दोस्तों, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? निष्क्रिय परिवहन में पदार्थ या अणु कोशिका झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं और यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर या बाहर की ओर जाते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में पदार्थों का जो परिवहन होता है वह निम्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। पदार्थों का परिवहन किस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है? इसके अलावा कोशिका में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो निम्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है और ये जो क्रियाएं हैं ये दो प्रकार से संपन्न होती हैं। पहली कहलाती है एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। एवं दूसरी कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। ध्यान दीजिए, यहाँ इस टर्म से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई प्रकार के यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली में पदार्थों का परिवहन किन क्रियाओं के माध्यम से संपन्न होता है, तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण। एवं एक्सोसाइटोसिस को कहा जाता है बहिर्गमन। क्या कहा जाता है? बहिर्गमन। नाम से स्पष्ट है, समझ पा रहे हैं हम कि एंडोसाइटोसिस का मतलब अंतर्ग्रहण, अर्थात कोई भी पदार्थ अंदर की ओर आएगा उसे ग्रहण किया जाएगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब बहिर्गमन, अर्थात कोई भी पदार्थ कोशिका के बाहर निकाला जाएगा या बाहर की ओर जाएगा। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ या मॉलिक्यूल्स जब अंदर की ओर आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। तथा एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार की क्रियाओं में बटा हुआ होता है। कौन कौन सी? पहली कहलाती है पिनोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? पिनोसाइटोसिस। और दूसरी कहलाती है फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस। ध्यान दीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं। कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए अगर कोशिका के द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण किया जाए, तरल पदार्थों को ग्रहण किया जाए तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोशिका के द्वारा अगर ठोस व जटिल पदार्थों को ग्रहण किया जाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का परिवहन दो प्रकार की क्रियाओं से होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अंतर्ग्रहण अर्थात एंडोसाइटोसिस कोशिका झिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार के तरल व जटिल ठोस पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करना, यह दो प्रोसेस में संपन्न होता है। पिनोसाइटोसिस अर्थात तरल पदार्थों का ग्रहण करना, फेगोसाइटोसिस अर्थात ठोस व जटिल पदार्थों को ग्रहण करना। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। अगर कोशिका झिल्ली के माध्यम से कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकाला जाए, कोशिका झिल्ली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अणुओं को या अपशिष्ट पदार्थों को
अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से, कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर की ओर निकाला जाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है? एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वोमिटिंग। ध्यान दीजिए दोस्तों, नया टर्म आई है आपके पास, आपसे कहा जाए सेल वोमिटिंग क्या कहलाती है? सेल वोमिटिंग का अर्थ होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अणुओं को या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर निकालना। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल ईटिंग क्या होती है, तो सेल ईटिंग का अर्थ होता है फेगोसाइटोसिस। देखिए, ईटिंग का मतलब खाना खाना, तो फेगोसाइटोसिस में क्या किया जा रहा है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ठोस व जटिल पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए हम इसे सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एक और टर्म है सेल ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग में हम क्या पीते हैं? पानी। क्या पीते हैं? पानी। और अगर कोशिका तरल पदार्थों को ग्रहण करे तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से हमने सेल मेम्ब्रेन की जो क्रियाएं हैं उनको समझा, उनके प्रकारों को समझा, और मैं चाहता हूं कि आप इनके ध्यान से रिवीजन करें, तथा अगर आपसे इस प्रकार के किसी भी प्रकार के टॉपिक से किसी भी प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तथा यह भी बताएं कि आपको किस प्रोसेस में या फिर किस टॉपिक में या टर्म में दिक्कत आ रही है, या अगर आप किसी टर्म को बताना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो उसे भी ज़रूर बताएं, हम उसे भी हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर बताएंगे। तथा इसी प्रकार के रोचक कंटेस्टेंट्स के लिए तथा इसी प्रकार की रोचक विधियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। मैं विपिन अग्रवाल सेल बायोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ एमिनेक्स स्टडीज़ पर, और साथ ही हमारे इस चैनल को आपके सहयोग की और आपके प्यार की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।